Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. यार ये करने के लिए माइक क्यों खोलने की जरूरत पड़ रही है आपको? माइक बंद करके ये कर ले, अल्लाह के बंदे। मेरे हेडफोन्स का साउंड बहुत ज्यादा हाई होता है और मेरे कान फट गए आपके इस की वजह से। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ग्रुप में किसी बच्चे ने शायद एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से रिगार्डिंग फीलिंग्स विद फोन्स, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। लेट मी सी if if I can find the question। कहाँ गया भाई? हाँ भाई, जिसने सवाल पूछा था वो बच्चा आ गया है। क्या सवाल पूछा था मेरा से? अगर वो बच्चा आ गया तो भाई प्लीज बता दो, बुढ़ा आदमी भूल जाता है। ओके, मैं ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए। अच्छा हाँ, फोन्स की और उनकी फीलिंग्स के बारे में क्वेश्चन था, आई गेस। यस, यही है। तो पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, फोन्स को कहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके क्या पीछे मीनिंग्स होते हैं, कैसे वो आपके मैसेज को इन्हांस या फिर डिग्रेड करते हैं। वैसे तो फ़ॉन्ट्स को लेके हम लोग अपनी डेली लाइफ में ढेर सारी चीज़ें नोट करते हैं। अ, एक एग्जांपल के लिए कुछ फ़ॉन्ट। ये सारे बच्चे आ गए हैं तो स्टार्ट करें। चलो मुझे ठीक हो गया। 26 आए हैं सिर्फ आज, चलें कोई मसला नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, तो बेसिकली फ़ॉन्ट्स आपने अपने टॉपिक के हिसाब से यूज़ करना। तो ये वाले फ़ॉन्ट्स कौन से थे मैं भूल गया, इनको क्या कहते होते थे? इनको मेरे ख्याल से हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स कहते होते थे ना इस स्टाइल को, है ना? तो बच्चा मुझे करेक्ट करे यार, मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती तो मैं भूल गया हूँ। ये वाले फ़ॉन्ट्स को अच्छा, ये सैन सेरिफ होते थे। लेकिन सैन सेरिफ तो उसको नहीं कहते जिसमें सेरिफ होते हैं, डंडे होते हैं। अच्छा, उनको सादा सेरिफ कहते हैं। सही सही। अच्छा, चलो मैं भूल गया था, मतलब आपको चीजें आती हैं, ये तो अच्छी बात है यार। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हाँ, वो डंडों वाला फॉन्ट सैरिफ होता है, डंडों के बगैर वाला सैन सैरिफ होता है, और इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है। चले हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। आप फॉन्ट्स यूज करते हो अपने टॉपिक के हिसाब से।
आपके ओकेजन के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से और आपके डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल अब आशिर वेड्स आयशा, ये मतलब मेरी शादी हो रही है किसी आयशा से, हो तो नहीं रही खैर। अगर मेरी किसी आयशा से शादी हो रही है तो कस्ट जो व्यूअर्स हैं उनको ये वाले फ़ॉन्ट टॉपिक के हिसाब से ज़्यादा अच्छे लगेंगे ऊपर वाले के नीचे वाले फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे? नीचे वाले। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऊपर वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं सीरियस टॉपिक्स के लिए। दे आर मिनिमलिस्ट, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर्मल टॉपिक्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि आपने सिंपलिसिटी रखनी है ताकि इजीली रीडेबल हो। जबकि ये वाले जो फ़ॉन्ट्स भाई माइक म्यूट रखें, थैंक यू। ओके, तो ये वाले जो फ़ॉन्ट हैं ये इवेंट्स के लिए यूज़ हो जाते हैं, अनफॉर्मल इवेंट्स के लिए यूज़ हो जाते हैं, फूड्स के लिए यूज़ हो जाते हैं, और फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले जो फ़ॉन्ट है ज़्यादा फिजिबल है। तो इसी तरह से फ़ॉन्ट्स को लेके उनके पीछे साइकी होती है। सबसे पहले हम सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स की साइकियाँ पढ़ लेते हैं। ये ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली का मतलब है ईज़िली रीडेबल है। किसी भी बंदे की आँखों को भाई एक्स्ट्रा 10-15 सेकंड नहीं चाहिए होते इनको रीड करने के लिए। इनमें अगर आप लेटर SADBCMILOP कोई भी लेटर लिखते हो तो वो आसानी से रीडेबल होता है। लेटर्स इन्हीं वर्ड्स भी आसानी से रीडेबल होता है, ठीक है? ये मॉडर्न होते हैं, ये थोड़ा जो लेटेस्ट हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं ये उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपको मॉडर्न डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं तो दीज आर द बेस्ट वंस फॉर यू। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप मिनिमलिज्म में बहुत ज़्यादा हो, आपको सिंपल चीज़ें पसंद हैं, आपका कस्टमर मिनिमलिज्म पसंद करता है, तो ये फ़ॉन्ट्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है। फिर इसके बाद आते हैं सेरिफ, यानी कि वो जो आपके डंडे वाले फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है ना? उनके पीछे भी थोड़ी कहानी है, ये वाले, ठीक है? सेरिफ 2 तरह के होते हैं, उनमें मॉडर्न वर्जन भी है, लेकिन हम अभी के लिए सेरिफ ओवरऑल पे फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो ओवरऑल जो सेरिफ की जो लुक है वो है थोड़ी नोबल टाइप की। बेसिकली ये एक लग्ज़री की फीलिंग देते हैं अगर आप इनको प्रॉपर यूज़ करना जानते हो, इनके साथ अच्छे कलर्स कंबाइन करना चाहते हो, इफ़ यू कैन कंबाइन येलो, गोल्ड और ब्लैक और पर्पल, दे लुक अमेजिंग, अब ये बहुत कमाल के नोबल और लग्जरी टाइप बादशाहों वाली फीलिंग देते हैं ये आपके ब्रांड को, ठीक है? उसके बाद दूसरी इन फ़ॉन्ट्स में खामी भी है, जो लेटेस्ट जनरेशन्स चल रही हैं, मतलब अब मतलब जो हमारी और मेरी और आपकी जनरेशन के जो लोग हैं ना, उनमें से 90% लोगों को ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता है क्योंकि हम लोग वो छोटी जीन्स पहनने वाले और तंग टी-शर्ट्स वगैरह, हालाँकि आप लोगों के भी पेट मेरी तरह निकले हैं, तो हमें ये फ़ॉन्ट्स थोड़े बोरिंग लगते हैं। तो देयर इज़ अ बिग पॉपुलेशन जिनको ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो है ना, थोड़े बोरिंग फीलिंग भी देते हैं। तो ये इन फ़ॉन्ट्स के साथ थोड़ी अटैच्ड है। बोरिंग की रीज़न है क्योंकि हर बंदे को ओल्ड इज़ गोल्ड वाली जो फीलिंग है ना, वो पसंद नहीं है। हम में से हर बंदा जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं या ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनको नहीं सुनता। हम में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो न्यू सॉन्ग्स, न्यू ट्रेंड्स को फ़ॉलो करना पसंद करते हैं, वाइब्रेंट कलर्स पसंद करते हैं। तो ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये वाइब्रेंट कलर्स के साथ सही नहीं जाते। दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये थोड़ी क्लासिक टाइप की फीलिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल इन फ़ॉन्ट्स को देख के मुझे पर्सनली मोहम्मद अली जिन्ना की याद आती है। बेसिकली वो एक कमाल की क्लासिक सी ड्रेसिंग करते थे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र हो रहा है तो ऑब्वियसली उनसे जिस बंदे ने इंस्पायरेशन ली है, सीज़न्स में अक्सर आपने देखा होना है, पीकी ब्लाइंडर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी सेम ड्रेसिंग करता है। तो ओवरऑल इस फ़ॉन्ट की जो वाइब्स हैं वो 1900s की हैं, 1800s की हैं। एंड वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पीरियड था जिसमें न्यूज़पेपर जो था वो ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर होता था, तो ये फ़ॉन्ट्स की उस तरह की फीलिंग है, ठीक है? उसके बाद स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। ये थोड़े ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लव रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी वाइफ़ को प्रपोज़ करना है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ आई लव यू, ओके, ठीक है ना? ऐसे लिखता हूँ। और मैं ये वाले टॉपिक के लिए यहाँ पे कर देता हूँ फ़ॉन्ट्स को, मुझे कोई एक आधा हॉरर फ़ॉन्ट, ये देखो, ओए होए! भाई मैं अपनी बीवी को कह रहा हूँ कि आई लव यू आयशा, और देखो मैंने फ़ॉन्ट्स के अंदर आग लगा दी भाई, मैं अपने प्यार का इज़हार कर रहा हूँ फ़ॉन्ट्स में आग लगा के। तो क्या ये उतना उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं। ये एक फ़िज़ूल सा फ़ॉन्ट है फॉर दिस टॉपिक। अगर मुझे अपनी फीलिंग्स कन्वे करनी है, मुझे ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनना है, तो आई विल हैव टू गो विद दीज़ फ़ॉन्ट्स।
ये जो फ़ॉन्ट्स हैं बाय नेचर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, लिवली होते हैं। ये आपकी फीलिंग्स को, आपकी आदतों को, आपकी नेचर को बड़ी आसानी से लोगों के सामने एलैबोरेट करते हैं, ठीक है ना? एंड दे आल्सो काइंड लुक कूल, ठीक है ना? अगर कूलनेस की बात कर रहे हैं तो हम इस वाले फ़ॉन्ट के साथ लाज़मी इनका ज़िक्र करेंगे। ये वाले फ़ॉन्ट भी थोड़े कूल हैं, बट दे आर कूल इन काइंड ऑफ डिफरेंट नेचर। वो डिफरेंट नेचर है अगर आप गेमिंग पसंद करते हो, अगर आप एक्शन मूवीज़ पसंद करते हो, इस तरह की आपकी नेचर है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई मार-धाड़ के रिलेटेड कंटेंट देखती है, तो दीज़ आर द फ़ॉन्ट्स फॉर यू। लेकिन जब भी आप ऑपोजिट जेंडर्स या फीमेल से रिलेटेड ब्रांड्स या फिर फीमेल से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन, मैसेज इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है। क्योंकि ये एक फेमिनाइन जो एलिमेंट है ये उसको कवर करता है ये वाले फ़ॉन्ट, ठीक है ना? और इसके बाद आ जाते हैं हैंड रिटन। हैंड रिटन फ़ॉन्ट में भी वो जो 1-2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हैंड रिटन में जैसे कॉमिक sans ही ले लेते हैं, ठीक है ना? हालाँकि ये वाले फ़ॉन्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ये टैबू है, लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए ले रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए। हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स में अगर आप देखोगे, तो ये आपको लग रहा है कि यार ये बंदा बड़ा ही सादा-सा बंदा है। इसकी जिस तरह की भी राइटिंग है, उसने बस उस राइटिंग में ना ये लफ्ज़ लिखे हैं। तो इन फ़ॉन्ट्स को देख के इस तरह की फ़ीलिंग आती है कि ये कैजुअल सा बंदा है, ये वो और ये फ़ॉन्ट्स को देख के आपको कैजुअल फ़ीलिंग आएँगी, फ्रेंडली फ़ीलिंग आएगी, डाउन टू अर्थ टाइप इस तरह की। तो दीज़ आर गुड फ़ॉन्ट्स, लेकिन जहाँ पे आपको कैजुअल और फ्रेंडली फीलिंग्स यूज़ करनी है या फिर इस तरह का कोई मैसेज कन्वे करना है, तो फिर आप इनको यूज़ करोगे। ठीक है ना? एंड द लास्ट वन आर डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। अब डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली ये दोनों डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स ढेर सारे आ जाते हैं, जैसे कि ये भी डिस्प्ले फ़ॉन्ट है। तो जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये कोई एक कैटेगरी या एक एक्सप्रेशन में नहीं आते। ये हर फ़ॉन्ट डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट फीलिंग्स कन्वे करता है। बट जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स होते हैं, अगर आप इनको देख रहे हो ना, तो ये कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। अगर मैं कोई एक्शन रिलेटेड मूवी बना रहा हूँ और उसका पोस्टर मैं इन फ़ॉन्ट्स के साथ डिज़ाइन करता हूँ, उस मूवी में बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा बम धमाके हैं, तो ये उस बम धमाके के एलिमेंट को इतना ज़्यादा ये वाले फ़ॉन्ट एक्सप्रेस करेंगे कि दे विल लुक अमेजिंग, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और इनमें कूलनेस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज़ फ़ॉन्ट्स, ठीक है ना? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कूल एलिमेंट्स चाहिए, लाइक द यंग जनरेशन, गेमिंग टाइप के एलिमेंट्स में आप जा रहे हो, मैस्कॉट्स में जा रहे हो, डूडल्स में जा रहे हो, तो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स आर मेड फॉर यू, ठीक है? एंड ऑल्सो दे लुक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनको देख के आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है कि भाई बनाने वाले ने यही क्यों बनाया। तजस्सुस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि ऐही क्यों बनाया या फिर यार यही क्यों बनाया, और कुछ क्यों नहीं, ये इतना कमाल का उसने कैसे बना दिया। तो तजस्सुस ये काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में उठाते हैं। बाकी फ़ॉन्ट्स को लेके जो फीलिंग्स हैं एट द एंड ऑफ द डे दे चेंज अ लॉट। ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं जब आप उनके साथ कुछ ना कुछ लिखते हो, ठीक है ना? जैसे मैंने ये एक मैसेज लिखा है, अब ये जो मैंने मैसेज लिखा हुआ है आई लव यू वाला या फिर आशीर्वाद आयशा, वो आपको इन सारे फ़ॉन्ट्स में से सबसे ज़्यादा बेहतर सिर्फ इसमें लग रहा है, बाकियों में वो बुरा लग रहा है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता लियो डिज़ाइनिंग कंपनी, तो वो इन सारे फ़ॉन्ट्स में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको इसमें लगता। अगर मैं लिखता कि लियो क्लासिक सूटिंग या फिर लियो सूट्स, जो पुराने स्टाइल के सूट्स थे, ठीक है ना? उनके बारे में अगर मैं ज़िक्र कर रहा हूँ या किसी लग्ज़री ब्रांड के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, तो आप इस फ़ॉन्ट्स के साथ बड़ी आसानी से जाते और बाकी सारे फ़ॉन्ट्स आप छोड़ देते, ठीक है ना? तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर द डिज़ाइनर। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कैसे फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके अपने एक मैसेज को एनहांस करना है। तो हमेशा अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है? अपने कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। इस तरह से आप एक कमाल का मैसेज कन्वे कर सकते हो थ्रू अ कपल ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना? बाकी वही चीज़ आ जाती है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ों के साथ खेलोगे, जितना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे, उतना ही आप बेहतर बन जाओगे। ढेर सारे बच्चों ने आज डिज़ाइंस जो हैं वो सबमिट किए थे एंड आई लव्ड देम, गुड वर्क। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद सक्सेस, आमीन, ठीक है ना? इसी तरह से मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपको स्किल्स दे देगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी एक बात बताई थी कि आप जितना मर्ज़ी रगड़ा लगाते रहो, आपके हाथ में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक ऑनेस्टली टाइम देना, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है ना? फिर बाकी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है कि स्किल्स भी उसी ने देनी है, करियर भी उसी ने आपका बनाना है, रिज़्क भी उसी ने आपको देना है। आपका बस काम पता क्या है कि आप लगे रहो, आपने रुकना नहीं है।
ओके, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है शेप्स, ठीक है ना। अब शेप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है क्योंकि आप शेप्स को लेके डिज़ाइंस क्रिएट करते हो, लोगोस क्रिएट करते हो, ब्रांडिंग करते हो, ठीक है ना। ग्राफिक्स अपने सारे जो हैं आपके वो शेप्स पे बेस्ड होते हैं। मैं पर्सनली जब भी कोई डिज़ाइन बनाता हूँ तो मैं मेरी पहले कोशिश ये होती है कि मैं उसको सर्कल के अंदर बनाऊँ या स्क्वायर के अंदर बनाऊँ, क्योंकि मुझे सर्कल और स्क्वायर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। और बाय नेचर क्योंकि हम बचपन से सर्कल्स और स्क्वायर्स को देखते आ रहे हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सारी चीज़ों को बार बार देखते आ रहे हैं, तो हमारी जो जहन है ना वो बाय नेचर उनको, मतलब कुदरती तौर पे आपका इस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सबकॉन्शियसली आपके ज़हन को ये वाली जो शेप्स हैं खूबसूरत लगती है, ये आपको परफेक्ट लगती हैं, ये अपने आप में अजूबा है आपके लिए कि किस बंदे ने ये शेप जो है ना क्रिएट कर दी। उसने स्क्वायर बनाया तो 4 कॉर्नर्स वाले क्यों नहीं बनाया? उसने 1000 कॉर्नर्स वाला स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? समझ रहे हो कि नहीं? अब ये जो सारे क्वेश्चंस है ऑब्वियसली हम नॉर्मली नहीं पूछते, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि इन शेप्स को लेके लोगों की फीलिंग्स इनके साथ कैसे कनेक्टेड होती हैं, इनके पीछे क्या मीनिंग्स होते हैं, और आप इनको लेके कैसे अपने डिज़ाइन को या अपने ब्रांड को आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। और इनके क्या इनको कोई बड़े ब्रांड्स यूज़ करते भी है कि नहीं, आपके इस क्वेश्चन को भी मैं इंशाल्लाह आखिर में आंसर करूंगा। चलें जी, कोई भी बंदा स्क्वायर को देखता है तो पहली फीलिंग इसको देखती क्या आती है भाई के, ये पावरफुल चीज। आप देख रहे हो ना एक स्क्वायर, एक डब्बा, स्क्वायर को देख के आपको डब्बा याद आता है, ईंट याद आती है, पत्थर याद आते हैं स्क्वायर शेप के, आपके इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर याद आता है, बिल्डिंग्स याद आती हैं आपको, आपके घर का जो चार दीवारी बनी हुई है वो आपको याद आती है। और जब इन चीज़ों को आप देखते हो कि आपको ऐसे फीलिंग आती है कि आप उनको मुक्का मारोगे और वो अचानक से दीवार टूट जाएगी, बिल्डिंग उड़ती जाएगी, आपका घर उड़ जाएगा? नहीं, ये सारी चीज़ों को जैसे ही आप स्क्वायर देखते हो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और आपको लगता है कि यस, स्क्वायर इज़ पावरफुल। स्क्वायर का मतलब होता है स्ट्रेंथ। लेकिन स्क्वायर का मतलब सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब मैं बात करने लगा हूँ फाइन आर्ट्स में, स्केचिंग की दुनिया में और आर्टिस्ट की दुनिया में। आर्टिस्ट क्या करते हैं, जब भी उन्होंने मेल्स बनाने होते हैं या मैस्कुलिन करेक्टर्स बनाने होते हैं, मेल वाले पावरफुल स्ट्रेंथ जिनको उन्होंने देनी है, तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वेयर्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो जो जॉ लाइन होती है, आपने देखा होगा कि जितने भी फेमस आर्टिस्ट जब मेंस को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मेंस की जो जॉ लाइन होती है ज़्यादा स्क्वेयर शेप में बनाते हैं, कॉर्नर्स जो होती हैं आपकी वो ज़्यादा स्क्वेयरिश बनाते हैं। बट जब वुमेन की बात होती है तो वो स्क्वेयर नहीं होती। वुमेन वाला टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन मेल्स। तो स्क्वायर दो तरह से यूज होता है डिजाइनिंग में, पावर और स्ट्रेंथ के लिए। और दूसरी तरफ जो फाइन आर्ट्स है उसमें ये मैस्कुलिन और मेल के लिए, यानी कि जब आप करेक्टर्स और कार्टून्स ड्रॉ करोगे तो मेरे साथ तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी कि स्क्वायर किस लिए यूज होगा। बट कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, स्क्वायर जो है वो कुछ ज्यादा प्रोफेशनल फीलिंग भी देता है, ठीक है। तो इसकी ये देख रहा हूँ ना, चारों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बराबर है। तो ज्यादा प्रोफेशनल लुक आती है इसको देख के, एफिशिएंट लगता है, स्टेबल लगता है, स्टेबल स्ट्रक्चर लगता है, ठीक है ना। सिर्फ इन रीजंस की वजह से, चूंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनल, एफिशिएंट और स्टेबल लगता है, तो ये ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, कंपनीज में यूज़ होता है, ठीक है। और रियल एस्टेट एजेंसीज भी यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह स्क्वायर और इस तरह से, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके विद दीज कंपनीज। अच्छा, अब अगर आपने स्क्वायर यूज़ करना है और इसको थोड़ी मॉडर्न वाइब्स देनी है, अब इस स्क्वायर को देख के ना मॉडर्न वाइब्स नहीं आ रही। अगर आपने स्क्वायर यूज़ करना है और उसको थोड़ी मॉडर्न वाइब्स देनी है तो आप आप थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो, एंड वो उसकी लुक ही चेंज हो जाती है, उसके डिज़ाइन ही चेंज हो जाते हैं। अगर आप थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करो और स्क्वायर शेप्स यूज़ करो तो वो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स और मॉडर्न डिज़ाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है स्क्वायर्स को अपने डिज़ाइंस में यूज़ करने का। स्क्वायर का जिक्र हो ही रहा है तो फिर अब इसके ऑपोजिट दोस्त का भी जिक्र कर लेते हैं, सर्कल का। अब सर्कल, मुझे पर्सनली सर्कल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रॉम स्क्वायर। मुझे लगता है कि जो सर्कल है ना वो कुछ ज़्यादा बेहतर है स्क्वायर से। उसकी रीज़न है बेसिकली, जब भी आप सर्कल को देखते हो ना तो आपको पहली जो चीज़ याद आती है ना, खूबसूरती याद आती है। उसकी रीज़न है, स्क्वायर जो है ना फेमिनाइन फीलिंग देता है। फेमिनाइन समझते हो ना, फीमेल्स वाली। जब भी, अब मैं थोड़ा पहले फाइन आर्ट्स को डिस्कस करूंगा। फाइन आर्ट्स में क्या होता है कि जब भी वो फीमेल्स को बनाते हैं, फीमेल्स को ड्रॉ करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा
सर्कल्स उसकी बॉडी में यूज हो। जब भी फीमेल्स के लिप्स ड्रॉ आते हैं तो ये दे यूज 3 सर्कल्स टू ड्रॉ द फीमेल लिप्स, ठीक है। फीमेल्स की जॉ लाइन ड्रॉ होती है तो उसको स्क्वायर बनाने के बजाय ज़्यादा गोल बनाते हैं ताकि जो मुंह है वो थोड़ा सा ज़्यादा गोल लगे, छोटी चिन हो, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर होने की वजह से सर्कल का जो खूबसूरती वाला एलिमेंट है वो उसमें आ जाता है। इवन फीमेल की बॉडी आवर ग्लास का आपने अक्सर जिक्र सुना होना है, ठीक है ना। फीमेल की बॉडी जब भी आर्टिस्ट ड्रॉ करते हैं तो वो उसको आवर ग्लास में सर्कल्स में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो खूबसूरती वाला जो एलिमेंट है जो सर्कल वाला है वो उस फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये इस तरह से फाइन आर्ट्स में यूज होता है। बट चूंकि हम लोग अभी डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो डिजाइनिंग में वापस आता है। डिजाइनिंग में सर्कल यूज होता है फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये कन्वे करना चाहते हो, किसी डिजाइन के थ्रू पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप कन्वे करना चाहते हो तो यू कैन यूज सर्कल्स। इसके अलावा यू कैन यूज इट फॉर कम्युनिटी, यानी कि एक लोगों का ग्रुप है, आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए सर्कल यूज हो जाता है। यूनिटी के लिए, मतलब यानी कि इत्तेहाद के लिए, ठीक है। फ्रेंडशिप के लिए, मोहब्बत के लिए, और ये सारी चीज़ों के लिए सर्कल यूज होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। लिंक्डइन देख लो, लिंक्डइन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसका जो IN है वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आप स्काइप देख लो, स्काइप एक कम्युनिटी है, ठीक है ना। यूनिटी को प्रेजेंट करने के लिए ये उसमें यूज हो जाता है। एक बहुत फेमस लोगो है, क्या नाम है उसका, स्पोर्ट्स होती हैं यार अक्सर, क्या नाम है उसका, वो जो एनुअल स्पोर्ट्स होती हैं और उसमें सारे कंट्रीज मेरे ख्याल से, यस एग्जैक्टली, ओलंपिक्स, 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 ये वर्ड ही मेरे जहन से निकल गया। तो ओलंपिक्स के जो रिंग्स हैं बेसिकली, क्या किसी को उसका मीनिंग पता है ओलंपिक्स के रिंग्स का? बताएं, किसी ने माइक खोला है ओलंपिक्स के रिंग्स बताने के लिए भाई। यस, लंदन वाला लोगो नहीं देखना, वो बहुत फजूल है, जो अभी रिसेंटली बना है पिंक कलर का, वो तो शीट लोगो है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ क्या। तो जो ओलंपिक्स का लोगो है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वो जो ओलंपिक्स की 5 रिंग्स है ना, वो डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट कलर्स वाले, डिफरेंट लोकेशंस के लोगों को प्रेजेंट करती है, जिनको वो रिंग्स जिस तरह आपस में एक दूसरे के अंदर टेंगल्ड है ना, कि ओलंपिक्स क्या करती है, डिफरेंट कलर्स वाले, डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट लोकेशंस के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करती है और उनके आपस में इत्तेहाद कायम करती है, यूनिटी कायम करती है, फ्रेंडशिप और लव को प्रमोट करती है। तो जो हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करती है, तो जो ओलंपिक्स का लोगो है वो इन चीज़ों को प्रेजेंट करता है। सर्कल उसमें इसी वजह से यूज हुआ है, ठीक है। और सर्कल में एक, अगर आप सर्कल को देखोगे ना, माइक बंद कर लें प्लीज यार, आपके माइक से काफी शोर आ रहा है, थैंक यू। जिसका भी माइक है यार माइक कर लो। मैंने ऑडी के कार के लोगों को कभी स्टडी नहीं किया, कभी इंटरेस्ट नहीं बना। मैं ज़्यादा बाइक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं है। मुझे ऑडी का पता ही नहीं है, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो अब मैं आखिरी एलिमेंट जो सर्कल का वो डिस्कस कर रहा था कि अगर आप सर्कल को देखोगे ना, आपको सर्कल को देख के लगेगा भाई कि ये शेप परफेक्ट है, ये शेप कमाल की है, ठीक है ना। क्योंकि इस शेप में आप जब भी देखोगे, किसी एक जगह पे देखते हो और आप उस जगह से नजर हटा के किसी दूसरी तरफ लेके जाते हो, तो घूमते घूमते आप वहीं पे आ जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। आपको कभी सर्कल को देख के लगेगा नहीं भाई कि ये जो चीज है ये अजीब सी है, चुभती है आंखों को, नहीं। सर्कल आप जहां पे भी ड्रॉप करते हो, चाहे वो आई के ऊपर डॉट है, चाहे सेंटेंस के एंड पे कोमा है, या फिर इसके अंदर कोई आपने डिजाइन बनाया है, जैसे स्टारबक्स देख लो, तो सर्कल हमेशा हर डिजाइन को एक परफेक्शन वाला लुक देता है। फाइनल फाइनल जो कंप्लीशन है, जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, जो परफेक्शन है, वो डिजाइन के अंदर सर्कल ऐड कर देता है। तो मैं समटाइम्स क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, सर्कल पकड़ता हूँ और सर्कल के अंदर उसके एलिमेंट्स कार्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। स्केच फॉर्म में, पेपर के ऊपर या आईपैड पे, जब भी जैसे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पहले मैं उसके अंदर स्केच फॉर्म में क्या करूंगा, अपने जो भी कंटेंट है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। अगर सर्कल के अंदर कहानी नहीं बननी तो फिर मैं मूव ऑन कर दूंगा टू नेक्स्ट शेप, या फिर मैं फ्री फॉर्म डिजाइनिंग में चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सर्कल की तरफ जाओ। आखिरी जो एलिमेंट है ना सर्कल का, वो अटेंशन सीकिंग है, ठीक है ना। सर्कल जहां पे भी पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल स्किल शेयर में, अगर आप इसके साथ थोड़े वाइब्रेंट कलर्स यूज करते हो, तो स्किल शेयर लोगो हमने कल भी देखा था, ठीक है ना। इसमें आई के डॉट में सर्कल पड़ा हुआ है। आप जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हो, क्या होता है कि पूरे नाम की तरफ आपका ध्यान कम जा रहा है, वो जो आखिरी और जो सेकंड लास्ट डॉट है ना, उसके ऊपर आपका, जो आई के ऊपर डॉट है और आखिरी डॉट है, उनके ऊपर बार बार आपका ध्यान जा रहा है। ये कह रहे हैं भाई मेरे अल वेख, उधर क्यों वेख रहे हैं हम। तो सर्कल का ये एलिमेंट का ये अटेंशन सीकिंग भी करता है।
अगर इस सर्कल को थोड़ा सा चेंज कर दो ना तो आपकी नेक्स्ट शेप आ जाती है। नेक्स्ट तो नहीं, ये है तो वही शेप है, यानी कि सर्कल ही है, बट इसको हम ओवल कहते होते हैं, अंडा या फिर बेजवी शेप या अर्थ की शेप, ठीक है ना। अब दिखने में मे बी ये कई लोगों को थोड़ी अजीब लगती हो, कई लोगों को इसमें परफेक्शन नजर ना आती हो, लेकिन कई सारे ब्रांड्स सिर्फ इसको इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि इस शेप को देख के स्टर्डीनेस यानी कि मजबूती, एंड्योरेंस यानी कि बर्दाश्त, और स्टेबिलिटी यानी कि ज्यादा देर तक साबित कदम रहने वाली चीज को स्टेबिलिटी कहते हैं मेरे ख्याल से, इस तरह करके समथिंग उर्दू, मुझे उर्दू नहीं आती ज्यादातर वर्ड्स में। तो स्टर्डीनेस, एंड्योरेंस एंड स्टेबिलिटी, ये तीन एलिमेंट्स को ये जो सर्कल है ना, ओवल जो है, बड़ी आसानी से प्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ढेर सारे कार ब्रांड्स में ये लोगो यूज होता है, जो ओवल है ना वो यूज होता है। हुंडई सोनाटा, सबको पता है हुंडई सोनाटा है ना, उसके अंदर यही है। लेक्सस के अंदर ये है। टोयोटा का जो लोगो है वो ओवल शेप के अंदर है। सुबारू, सुबारू का लोगो ओवल शेप के अंदर है, ठीक है ना। अब आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ। मैं कह रहा था ना कि सर्कल की खूबसूरती कोई आम सी चीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जो वर्ल्ड के टॉप 50 ब्रांड्स है ना, मतलब अगर आप वर्ल्ड के टॉप 50 ब्रांड्स निकालते हो, मुझे ईयर नहीं याद कौन से ईयर में ये स्टडीज हुई थी, बट यू कैन सर्च आउट, आपको गूगल पे ढेर सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। जो टॉप 50 ब्रांड्स है ना, उनमें से 20% लोगो सर्कल और ओवल पे बेस्ड है। सर्कल और ओवल इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ढेर सारे डिज़ाइनर्स इसकी इस खूबसूरती को, अट्रैक्टिवनेस को, स्टडीनेस को, परफेक्शन को, एंडोरेंस को, स्टेबिलिटी को नोटिस करते हैं और अपने डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं। यानी कि सादा लफ्ज़ों में 10 में से 2 डिज़ाइनर सर्कल लाजमी यूज़ करता है। वर्ल्ड के टॉप 50 में से 20% डिज़ाइन आप हिसाब लगा लो सर्कल और ओवल पे बेस्ड है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। खैर, आई होप कि आप लोग भी इसी तरह से चीज़ों पे रिसर्च करोगे और अपना एक अच्छा कैरियर बनाओगे। सो कीप वर्किंग हार्ड। अब सर्कल के बाद जो आपकी आखिरी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं वो हैं, सबसे पहले है लाइंस। लाइंस पता है ना, बचपन में लाइनें खींच देते थे आप इस तरह से डेस्क के ऊपर, और फिर जैसे ही उन लाइनों के दरमियान में भी लाइनें खींचते थे तो तीन तीन टहनी बन जाती थी। फिर आप क्लास में टीचर की काम सुनते थे और डेस्क पे तीन टहनी खेलते रहते थे, ऐसे था ना। तो लाइंस, लाइंस अब कितनी तरह की होती हैं? काफ़ी तरह की होती हैं, मतलब ये वाली भी लाइंस हैं, इसके बाद ये वाली भी लाइंस हैं, और इसके बाद ये भी लाइंस ही होती हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो ये 3 तरह की लाइंस होती हैं। हाँ, रेलवे लाइंस भी होती हैं। अब वो भी लाइंस ही होती हैं लेकिन वो ज़्यादा खुदकुशी के लिए यूज़ होती हैं। खैर, पाकिस्तान के हालात तो कुछ इसी तरह की प्रमोट कर रहे हैं चीज़ें। अब भाई आप लोगों में से कभी किसी ने नब्ज़ वब्ज़ काटनी हो ना, तो प्लीज़ काटने से पहले मुझे कॉल मार लेना। मैं इतनी ठंडी जुगत तुम लोगों को सुनाऊंगा ना कि तुम लोग वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाओगे कि इससे बुरा हाल नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर सच में नब्ज़ काटनी है ना, हाँ हाँ मैं कॉल उठा लूंगा, इजी सीन। और सच में अगर नब्ज़ काटनी है ना तो जाने से पहले 2-3 गुर्दे शुर्दे दे जाना। यकीन करो, कोई गरीब बंदे का कुछ शायद जुगाड़ वुगाड़ हो जाए पैसों का, वरना गरीब भी तो पाकिस्तान में शरीर है। खैर, क्या? नहीं नहीं, आईफोन में हाँ, वैसे नए वाले आईफोन का कैमरा इतना अच्छा है कि उसका दिल करता है ले। खैर, मेरे ख्याल से आई पर्सनली थिंक कि आईफोन पे आप पैसे लगाने की बजाय ना, अब पिक्सल 6 प्रो ले लो या पिक्सल 7 प्रो ले लो, वो अंडर 1 लाख और 1 लाख 30 के गेड़े में आ जाता है। उसका कैमरा तस्वीरों के लिए बहुत कमाल का है। पोर्ट्रेट मोड में आईफोन सबसे अच्छा है, बट अगर आपने स्टिल पिक्चर्स लेनी है, लैंडस्केप्स की पिक्चर्स लेनी है, स्किन टूल्स की पिक्चर्स लेनी है, लोगों की तस्वीरें लेनी है, अगर आप ये सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं तो पिक्सल इज बेस्ट। और जो उसकी प्राइस है, उस प्राइस में तो कोई और अच्छा फ़ोन भी नहीं है। उल्टा उस प्राइस के हिसाब से वो आईफोन को बहुत ज़्यादा बीट कर देता है। बट वीडियोस वगैरह में और पोर्ट्रेट में आईफोन अच्छा है, ये कहा जा सकता है। अच्छा, लाइंस पे आते हैं। ये, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जो लाइनें ऐसे होती हैं लेफ्ट टू राइट जा रही होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कि वर्टिकल होती हैं? तो वर्टिकल फिर कौन सी होती हैं, ये वाली? अच्छा, ये डायगोनल होती हैं। इनको एंगुलर लाइंस भी कह सकते हैं, टेढ़ी मतलब। हाँ, तो फिर इनको क्या कहते हैं अगर ये एंगुलर हैं और ये हॉरिजॉन्टल है? अच्छा, ये वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल मेरे ख्याल से वो होती है ना जो 90 डिग्री एंगल पे होती है। नाइस। अच्छा, अमूद ब्रो, मेरी उर्दू बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है।
आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट सेम है ना? अच्छा, चलें अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना वो बड़ी कमाल की चीज़ है कि इनको देख के ना एक स्मूथनेस की फीलिंग आती है, ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो इस तरह की लाइंस आ रही है ना, इनको देख के आपको काम फीलिंग आएगी, ज़ेन ज़ेन टाइप की फीलिंग, समझ रहे हो? यानी कि वो जो लोग चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं और योगा वगैरह करते हैं, अपने माइंड के पीस के लिए टाइम देते हैं खुद को, समथिंग लाइक दैट। भाई भाई माइक ऑफ कर लिया करो भाई, आपके पीछे से जो गालियां हो रही होती है ना वो मुझे भी सुनाई दे रही होती हैं। थैंक यू। तो जो हॉरिजॉन्टल आइज होती हैं ये जेन के लिए, कामनेस के लिए, पीस, बैलेंस, इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना? बट वर्टिकल जो लाइंस है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। वर्टिकल लाइंस जो है ये स्ट्रेंथ के लिए, मैस्कुलिन जो एक एलिमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए, एक्टिवनेस के लिए, भाग दौड़, एनर्जी, चेंज, अग्रेशन, गुस्सा, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए यूज होती है, ठीक है ना? अ, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सिस्को। सिस्को पता है? सिस्को सर्टिफाइड सर्टिफाइड जो एक चीज़ होती है, ये मेरे ख्याल से ना नेटवर्किंग का ही एक ब्रांड है। मतलब ओवरऑल ना पूरी दुनिया में ये नेटवर्किंग के जो सर्टिफिकेशन होती है ना ये उसको कंट्रोल करते हैं। सिस्को का लोगो देख लो, ये वर्टिकल लाइंस है। उसके बाद जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसमें हाँ डीएचएल के लोगों में हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी भी हैं। तो यानी कि वो है तो हॉरिजॉन्टल, बट उसके अंदर ये जो कट्स है ना, कट्स की वजह से वो थोड़ी सी टेढ़ी भी होती हैं, डीएचएल नेम की वजह से भी। तो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि अब अगर आप लाइंस को इस तरह एंगुलर करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है? एंगुलर लाइंस ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं मूवमेंट, मोशन को, फास्ट भागना, तेज दौड़, आगे की तरफ को। कोई भी बंदा जो भाग रहा होता है, क्या वो सीधा खड़ा होता है इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ को? नहीं। जो बंदा थोड़ा सा भाग रहा होता है ना, स्पीड में होता है, उसको आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ता है भागने के लिए। और अगर आप भागते हुए मोड़ काट रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा झुकना पड़ता है अपनी स्पीड के हिसाब से, ठीक है ना? स्पीड और वेट के हिसाब से। तो ये जो चीज़ है ना डिजाइन में भी अप्लाई करते हैं डिजाइनर्स। अगर आपने एनर्जी, मूवमेंट और मोशन, फास्ट, इन चीज़ों को कन्वे करना है तो एंगुलर जो लाइंस है ना ये आपके लिए हैं। जैसे कि अब देखो डीएचएल में जो लाइनें जा रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, बट उनको जो एंगुलर कट दिया है और साथ में जो एटैलिक फॉन्ट जो यूज हुए हैं उनकी वजह से क्या हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली क्या लग रहा है कि जैसे वो भाग रहे हैं डिलीवरी की तरफ, इस तरह का। ये एक बड़ी मजे की चीज़ है, ठीक है ना? तो इसका इन तीनों लाइंस को इन तीनों डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। लाइंस के बाद आ जाती है रिंग्स। रिंग्स, ठीक है ना? वो याद है ना, हमने रिंग्स का भी जिक्र किया भी था ओलंपिक्स वाले रिंग्स का, ठीक है ना? तो बट अब ये है तो देखने में सर्कल ही, लेकिन इस अगर आप एक सर्कल को रिंग में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो जो सर्कल के ढेर सारे मीनिंग्स है ना वो उसमें से गायब हो जाते हैं, अगर अंदर से वो खाली है। तो अब इसके अंदर तीन चार ही मीनिंग्स आ जाते हैं, जिनमें से आप कह सकते हो मैरिज का, पार्टनरशिप का, लॉन्गेविटी का, बहुत दूर तक काम करने वाले ऐसे रिलेशंस, जब बहुत दूर तक चलने वाली चीजें। तो ये वाली जो रिंग्स है ना इन चीजों को कन्वे करते हैं, ठीक है ना? शुक्रिया, अगर आप माइक ऑफ कर लें तो थैंक यू। आपकी जो खूबसूरत आवाज़ें हैं ना पीछे से वो मुझे सुनाई दे रही हैं। यकीन करो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि आपके घर वाले आपको गालियां दे रहे हैं और वो मुझे भी सुनाई दें, मुझे बुरा लगेगा, यकीन करो। माइक बंद रखा करें। जी जी। मैंने भी जिक्र किया ना फ्रेंडशिप का। नहीं किया? शायद नहीं किया ना, माय बैड। नहीं, फिर मैंने नहीं किया ना फिर। यस, बेसिकली मैंने तीन चीज़ों के शायद जिक्र किया, मैरिज, पार्टनरशिप और लॉन्गिविटी, शायद इसका जिक्र किया था मैंने। यानी कि दूर तक चलने वाले रिश्ते, ज़्यादा देर चलने वाला काम, ज़्यादा देर चलने वाली कम्युनिटी, पार्टनरशिप का, फ्रेंडशिप का। और फ्रेंडशिप मैंने जिक्र नहीं किया, मैरिज का जिक्र किया मैंने, ठीक है ना? जी जी। हम्म। सही सही, नाइस। ये चीज़ वैसे मुझे पता नहीं थी आज, थैंक यू। नाइस। अब मैंने सुना है कि वर्ल्ड वाइड जो सबसे अच्छी कार्स हैं वो जर्मन जर्मन कार्स होती हैं, ऐसे ही है क्या?
नाइस। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फेरारी, ऑडी, ये ज्यादातर मेरे ख्याल से ये सारे जर्मनी होने हैं फिर। जी जी। अच्छा अच्छा, जैसे लेक्सिस, लेक्सिस मेरे ख्याल से अमेरिकन है, मैंने उसका काफी सुना है नाम। और शिवरले भी एक अमेरिकन है ना? नाइस। अच्छा, वैसे मुझे कार्स का शौक नहीं है, चूंकि आपने आज डिस्कस किया तो मैंने सोचा मैं एक दो सवाल पूछ लूँ, शायद इसी बहाने मुझे थोड़ी बहुत इनकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। अब लास्ट चीज़ हमारी रह गई है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का भी जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और ये कैसे यूज़ होती है। मैं पर्सनली जब ट्राइंगल्स का जिक्र करता हूँ तो भाई मैं दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर मेंशन करना पसंद करता हूँ। कोई बंदा मुझे बता सकता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, वो कौन सा है? वो क्या होता है भाई, इंग्लिश में बताओ, कसम से उर्दू नहीं। अच्छा, पिरामिड्स, अच्छा ना इसमें से ठीक है। अब मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो ज़्यादातर उर्दू मेरी वहीं पे उड़ गई थी, ठीक है ना। पंजाबी आती है, उर्दू नहीं इतनी आती। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाबी के बाद सिर्फ इंग्लिश ही आती है, उर्दू दरम्यान से निकल गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली यार मैं अपने टीचर को दुआएं देता हूँ, जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे ना, उन्होंने, चलो जिक्र हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी जिक्र कर देता हूँ, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि ट्राइंगल की गेम सिर्फ एक दो मिनट की है, उस पर हम बाद में आते हैं। जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे ना, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सक्सेसफुल ज़िंदगी भी अता फरमाए, आमीन। वो कमाल के टीचर थे, एंड आई पर्सनली थिंक कि उनको स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाना चाहिए था। उनको एक सूबे लेवल पे या फिर एक कंट्री लेवल पे इंग्लिश को पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि उनका इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट था। जब वो डे वन पे आए ना, क्लास में आते ही उन्होंने पहला काम किया, भाई कि तुम सब लोगों की उर्दू बंद है, अब तुम लोगों ने जो बात करनी है इंग्लिश में करनी है। चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, जो वर्ड नहीं आता वो मेरे से उर्दू में बोल के इंग्लिश पूछो, अगली बार अदा कर लो। लेकिन अगर तुम लोगों ने उर्दू में सेंटेंस बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। तो क्या हुआ कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोलने लग गए। दूसरी चीज़ उन्होंने साथ ऐड ऑन की कि भाई जितने भी बच्चे कार्टून देखते हैं, हिंदी डब जो कार्टून देखते हैं ना, वो देखना बंद करें। अब मैं 6 क्लास का स्टूडेंट, तो इंग्लिश की मुझे तब समझ कोई नहीं थी आती। अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब आप आज से ना आपने जितने भी कार्टून देखने इंग्लिश में देखने, ठीक है ना। अभी नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं, ऐसे ऐसे आपको समझ आने लग जाएगी। पहला उन्होंने काम किया कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, दूसरा इंग्लिश सुनना शुरू कर दो, ठीक है। वोकेबलरी तो वो क्लास के दौरान अपडेट करते ही रहते, तो फिर 6 क्लास से लेके उन्होंने 10th क्लास तक हमें पढ़ाया। 5 साल में कैसे ना हमारी इंग्लिश अच्छी होती। ऊपर से उस बंदे ने मोबाइल में डिक्शनरीज रखी होती थी, और उस बंदे ने मोबाइल में ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स बना के रखे थे। तब स्क्रीनशॉट्स नहीं होते थे, वो जो पेन वाला नोकिया का फ़ोन नहीं होता था, उससे उन्होंने ना वोकेबलरीज और फ़ॉन्ट्स वगैरह ना लिख के अपने वो टच वाले फ़ोन में सेव करके रखे होते हैं, नोकिया के फ़ोन में। तो बड़ा कमाल के वो टीचर थे माशाल्लाह से। उन्होंने क्या किया कि जब बचपन में हम, जिस टाइम पे हम उर्दू से इंग्लिश बनाना सीखते हैं ना, उन्होंने कहा भाई उर्दू से इंग्लिश बनाना जब भी आप सीखोगे ना, आपको इंग्लिश अच्छी तरह की नहीं आएगी। उन्होंने कहा इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की तरह सीखो। जैसे हम उर्दू बात कर रहे हैं, अब मैं आप लोगों से उर्दू में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो क्या हर लफ्ज़ अदा करने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैंने ये लफ्ज़ ऐसे बोलना था कि नहीं था बोलना? हमें पता ही नहीं होता, हम उर्दू ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम पलके झपका रहे हैं। इट्स मोर लाइक एन हैबिट, ठीक है ना, हैबिट बन चुकी है हमारी उर्दू बोलना। तो उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश भी सीखनी है तो हैबिट की तरह सीखो। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट जब भी करोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी इस चीज़ की आदत बनेगी कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना। इवन तो मेरी इंग्लिश अभी तक नहीं अच्छी हुई, उसकी रीज़न ये भी है कि मैं एक नल्ला टीचर हूँ, और नल्ला स्टूडेंट भी रहा हूँ, टीचर कह रहा हूँ। तो बट सीन ये है कि उनकी इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। मतलब अभी तक मैं अपनी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशंस के और सेंटेंस स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। बट मैं 10th क्लास में, जब ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये सोच रहे होते हैं कि हमने 11वीं 12वीं के पेपर देने हैं कि नहीं देने हैं, और देने हैं तो आगे क्या करना है, तब मैं 10th क्लास में आसानी से इंग्लिश समझने लग गया था, इंग्लिश पढ़ने लग गया था, और एक देसी एक्सेंट के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने भी लग गया था। और मेरे लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स जो जो ओवरऑल सारी की सारी इंग्लिश मीडियम में थी, 10th तक भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, वो मेरे लिए आसान हो गई थी विदाउट एनी टू द टीचर। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इंग्लिश की लिसनिंग भी स्टार्ट कर दो,
और मीन वाइल कोई एक आधा बंदा पकड़ो जिसे कॉल पे चैट में जहाँ पे भी आप उसके साथ इंग्लिश बोलते रहो, तो ऐसे से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी यार। अल्लाह ताला मेरे उन टीचर्स को ना लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। ओके, कमिंग बैक टू द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में जिक्र हुआ तो मैंने इजिप्ट के पिरामिड्स का जिक्र किया। अब आपको मजे की बात बताऊं, 2023 चल रहा है, लोगों के पास अब आज की डेट में सैटेलाइट्स भी हैं, एक्सरे मशीन्स हैं जो अंदर तक किसी भी चीज को झांक लेते हैं। जमीन के सतह के अंदर कई किलोमीटर तक हम देख के ये बता देते हैं कि कहाँ पे कौन सी धात पड़ी हुई है, कहाँ पे गैस पड़ी है, कहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है। इतने जदीद आलात के बावजूद आज तक जो साइंस है इस चीज को सोल्व नहीं कर पाई कि जो पिरामिड बना है, जिस दौर में बना है, उस दौर में वो कैसे बना, क्रेनों के बगैर, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर, और इतनी सफाई से कटाई की हुई है उन पिरामिड्स के। जो पत्थर है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम ईंट को ईंट के साथ जोड़ने के लिए दरम्यान में सीमेंट लगाते हैं, वो खला जो है वो भरने के लिए सीमेंट लगाते हैं। अगर आप आज की डेट में एक ईंट के ऊपर ईंट रखते हो ना विदाउट सीमेंट, तो उनके अंदर से कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है ना आपका, बड़ा आसानी से गुजर जाता है, जो बैंक का कार्ड है आपका, ऐसी है ना। लेकिन अगर आप सेम काम पिरामिड में जाके करोगे ना, वहां पे उन्होंने हालांकि एक पत्थर के दूसरे पत्थर के दरमियान में कोई सीमेंट नहीं लगाया, कोई मिट्टी नहीं लगाई कच्ची, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, लेकिन वो इतना टाइटली पैक्ड है कि आप उसके अंदर कार्ड ही नहीं अपना डाल सकते। एक जो बैंक का आपका एटीएम कार्ड है ना, वो उसके अंदर जा ही नहीं सकता। इस तरह की कमाल की कंस्ट्रक्शन है उसके। तो अब मैंने ट्राइंगल का जिक्र कंस्ट्रक्शन के साथ क्यों किया, ये आपको याद रखवाने के लिए कि जब भी ट्राइंगल का जिक्र आएगा तो सबसे पहली जो खूबसूरती है ना ट्राइंगल को, कि ट्राइंगल को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इनटू न्यू डिजाइन जस्ट बाय कॉपिंग देम। अगर आप ट्राइंगल्स को कॉपी करने लग जाओ, तो कॉपी करके एक दूसरे के ऊपर रखने लग जाओ, उनसे नए डिजाइन बनने लग जाते हैं। ये देखो, हालांकि ये डिजाइन कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी यूज हो गया होना है, बट फिर भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल ऊपर नीचे आगे पीछे कॉपी करने लग जाओ ना, तो ये इतनी कमाल की शेप है कि ये न्यू शेप्स में कन्वर्ट होने लग जाती है, न्यू डिजाइन में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ट्राइंगल को आप नए डिजाइन में कंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा, इस ट्राइंगल को देख के इसके अंदर वाकई पावर वाली फीलिंग आती है, जैसे आपको स्क्वायर में फीलिंग आती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा कमाल का बना है। इसका जो सारा वेट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और जो अपर कॉर्नर है उधर की तरफ वेट कम कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इतनी बैलेंस शेप है, देखने में ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर कमाल की पावर है। ट्राइंगल रिलीजन में भी यूज होता है। हमारा एक आधा दोस्त यहाँ पे होगा जो शैतान की बहुत ज्यादा पूजा करता, ना किया करो यार, गंदे बंदे ऐसे नहीं करते होते। तो हाँ, इल्यूमिनाटी वाली चक्कर भी है ट्राइंगल का, तो ये रिलीजन में भी यूज हो जाता है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ के लिए बहुत यूज होता है, ऑर्डर के लिए बहुत यूज होता है, कानून साजी के जितने भी अदारे हैं उनमें से कई इदारे जो है वो ट्राइंगल्स यूज करते हैं। अ, और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइंगल में पॉइंट की भी, पॉइंट समझ ना, पॉइंट पॉइंट करना, डायरेक्शन देना, उसकी भी एक प्रॉपर्टी है। ये देखो ऐसे, बस एक ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल, तीसरे ट्राइंगल से रखो। अब ये तीनों ट्राइंगल क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन वाला एलिमेंट मैंने यूज किया, इस तरफ कह रही है इधर वेख, इधर इधर की है ना, तो डायरेक्शन दे रही है। तो ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज है। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों में से किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एंड अपनी शेप्स को लाजमी अंडरस्टैंड करें क्योंकि इनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। हाँ, वो मैंने अभी गौर किया। एक आखिरी चीज, यस, यस, गूगल ड्राइव का भी ट्राइंगल है, उसका मुझे याद है, उसका मुझे पता है। यस, लेकिन एट द सेम टाइम एडिडास का जो लोगो है ना वो परफेक्ट ट्राइंगल नहीं है। उसमें साथ उसमें ना साथ दो रेक्टेंगल हैं, जो उसके जो रेक्टेंगल है ना वो बड़ी कमाल की चीज है यार। आपने क्या जिक्र कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। एडिडास के लोगों में जो ट्राइंगल्स है ना, तो अब मैं लोगो निकाल ही लेता हूँ यार, अब जिक्र कर ही दिया है तो मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया। ये देखो, अच्छा, एडिडास के दो लोगोज हैं, एक ओल्ड वाला है, ये वाला जो ना ये न्यू वाला है, और ये वाला जो ये ओल्ड है। ये ओल्ड वाला उन्होंने इसलिए बनाया था कि ये तीन जो अमेरिकन बास्केटबॉल्स है ना, ये उनको प्रेजेंट करने के लिए था, और ये लाइनें जो है ना ये कामनेस और इनको इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए थी। अब कमिंग बैक टू द दिस लोगो, ये वाला जो लोगो है ना, शेप कंप्लीट होने के बाद, तीनों ट्राइंगल, तीनों रेक्टेंगल्स को मिलाने के बाद ये ट्राइंगल है, एग्री। लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअली देखते हो तो ये रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल्स जो है वो स्ट्रेंथ का एलिमेंट है। सबसे पहला किसका एलिमेंट है, स्ट्रेंथ का, स्टडीनेस का, ठीक है ना, पावर का।
ये चीजें रेक्टेंगल की एक बेसिक नेचर है, बट उन्होंने ट्राइंगल रेक्टेंगल सीधे नहीं रखे। बड़े कमाल का डिजाइनर था ये, उसने रेक्टेंगल सीधा रखने की बजाय ना टेढ़े रखे हैं। और वो टेढ़े रखने के साथ ही जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है इन रेक्टेंगल्स में, वो आ जाती है एनर्जी, मूवमेंट, फास्ट मोशन, भागना, इन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। तो एट द सेम टाइम एडिडास दो मैसेज दे रहा है अपनी इस लोगों को लेकर। भाई कहता है कि भाई साडा ब्रांड स्टडी आ, साडे शूज स्टडी आ, कमाल दी क्वालिटी है, कमाल दे डिजाइन है, इन्हां दे पावर है इन्हां दे विच शूज दे विच एक। साथ ही वो दूसरी बात ये करता है कि ये भाई जी जी अगर आप इस डिजाइन को ओवर देखो ना, जो हमने तो ट्राइंगल का है ना, लेकिन असल में ये ट्राइंगल नहीं है, इट्स अ माउंटेन ब्रो। एक माउंटेन को प्रेजेंट करने के लिए, हाइकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, रनिंग के लिए, ये इन सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक सिंगल डिजाइन में वो कवर करता है। वो डिजाइनर इतना कमाल का था। जी जी। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये जो डिजाइन है ओवरऑल इज अ माउंटेन एंड एट द सेम टाइम इट्स अ ट्रायंगल। लेकिन ये मेन बना हुआ रेक्टेंगल से है, और रेक्टेंगल टेढ़े हैं। तो ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे एरियाज को कवर कर लेती है ना। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका डिजाइनर कोई पागल आदमी था, आइंस्टाइन ही था, मैं कहता हूँ आइंस्टाइन दोबारा जिंदा हो गया। जी जी। जो फीट वाला ये पोर्शन है ना, फीट मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई सादा डिजाइनर था ही नहीं, ये है ही कोई आइंस्टाइन, अल्लाह का बंदा को। मैं साहब, मुझे लगता है किसी बंदे की दुआ कबूल होगी कि आइंस्टाइन दोबारा जिंदा करो, और अगली बार आइंस्टाइन जिंदा हुआ है, डिजाइनर बन गए, और फिर उसने पहला काम ही किया एडिडास लोगो बना दो भाई। खैर जो आप लोगों की रिसर्च है ना, वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा सिखाएगी। इवन मैं, सर अमार और दूसरे सर अमार भी, वो भी आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे जितना आप लोग खुद अपनी रिसर्च से सीखोगे, अपने खुद के पंगों से सीखोगे। क्योंकि मैंने आपके सामने ये जो पिछला 1 घंटे में इतनी सारी चीज़ें बोली है ना, मैं शर्त लगाता हूँ अगर आप आइंस्टाइन भी होते ना, तो अगले 1 घंटे के बाद आप उसका 60% भूल जाओगे। मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन काम ही इस तरह करता है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन वो वाली चीज़ें नहीं भूलेगा जिनको आपने खुद से अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट किया है, या खुद से अपने हाथ से इन्वेंट किया है, या डिस्कवर किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि खुद से पंगे लो, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें, नई कॉम्बिनेशन ट्राई करो। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई बंदा नेक्स्ट एडिडास का लोगो रीडिज़ाइन करे, आप लोगों में से कोई नया आइंस्टाइन निकल आए। और एक मज़े की चीज़ बताऊँ, ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला की सबसे कमाल की क्रिएशन है। वैसे तो ये हंसने वाली बात नहीं, मैं तुम लोगों की तारीफ कर रहा था, थैंक यू गुलाम सरवर, चलो। अच्छा, अब अच्छा मैं तुम लोगों को ना एक बड़ी कमाल की मिस्ट्री बताने लगा हूँ। एक कमाल की मिस्ट्री बताने लगा हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग इस मिस्ट्री को नहीं जानते, लेकिन अगर आप लोग आज से गौर करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आप लोगों में से 80 to 90% अवाम बड़ी आसानी से जीनियसिस में आने लग जाए। अगर आप देखोगे तो आइंस्टाइन को कहा जाता है भाई कमाल का बंदा था, अखीर था, पता नहीं क्या था, क्यों था इस तरह, क्यों था। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं। वो अगर दिन में 4 घंटे सोता था ना, तो बाकी के वो 20 घंटे पता किस चीज को देता था? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को, यूनिवर्स को, उनके अंदर जो मिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं उनके क्वेश्चंस बनाने में और उनको सॉल्व करने में देता था। आइंस्टाइन क्या करता था अपनी जिंदगी की में, बचपन से लेके बूढ़ा होने तक, हर दिन के 20 घंटे एक चीज को दे रहा है, बार बार रिपीटिशन में दे रहा है। अब अगर सपोज मैंने एक लाइन ही बनानी है, और वो लाइन सी शेप है, मैं पहली बार सी शेप बनाऊंगा हाथ से डायरेक्ट, वो टेढ़ी बनेगी। लेकिन 100वीं बार बनाऊंगा तो वो काफी बेहतर बनेगी। अगर मैं 50,000 बार बनाऊंगा तो क्या होगा? 50,000 बार वो लाइन, वही लाइन बनाने के बाद अगली बार मैं अपनी आंखों पे हाथ रख के भी वो लाइन बना लूंगा। लेकिन अब जिस दिन मैं लोगों के साथ रैंडमली लोगों के सामने आके अपनी आंखों पे हाथ रख के वो लाइन सब लोगों के सामने बना दूंगा, तो लोग हैरान होंगे, कहेंगे जीनियस, कमाल हो गया, ये क्या कर गया। इन रियलिटी में लोगों को नहीं पता कि आपने बैकएंड पे कितनी एफर्ट दी है। यस। तो अगर आप एफर्ट पुट करते हो और आप अगर चीज़ों को टाइम देते हो, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आप में से हर बंदा जीनियस बन सकता है। बस चीज़ों को टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, रिपीटिशन करो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको 100 बार बनाओ, 500 बार बनाओ, 10,000 बार बनाओ।
अब मैं पेन टूल इतना ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ कि जब मैं पेन टूल नॉर्मली स्टूडेंट्स के सामने प्रैक्टिस करते हुए कोई डिज़ाइन बनाते हुए दिखाता हूँ और मैंने कहते उस्ताद आ की कर रहे हैं, हमें तो जादू हो रहा। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई पेन टूल को यहाँ तक लाने में मुझे कम से कम भी पिछले 7 साल में कोई 6 से 7 हज़ार डिज़ाइन लगाया। 7 हज़ार डिज़ाइन बनाने के बाद, 6 हज़ार डिज़ाइन बनाने के बाद बंदे को वैसे ही याद हो जाता है कि ये डिज़ाइन कैसा होता है, आंखें कैसी होती हैं, इंसान कैसा होता है, हर एक चीज़ रटा हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप में, मुझ में, सर आमर ज़हूर और सर दूसरे वाले आमर ज़हूर कैलीग्राफी वाले, हम सब में डिफरेंस पता क्या है? कि हम लोगों ने चीज़ें बहुत बार रिपीट की हैं, जिस वजह से आपके सामने हम जीनियस लगते हैं, कमाल के लगते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं। लेकिन इन रियलिटी में आप लोगों ने चूंकि वो चीज़ें उतनी रिपीट नहीं की, उतनी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप खुद लैग करते हो। हम लोग जीनियस नहीं है, आप लोगों की स्किल्स में कमी है। अगर आप हमारे जितना रिपीट करते हो, हमारे जितना प्रैक्टिस करते हो, मैं शर्त लगाता हूँ विद इन कपल ऑफ डेज आप लोग हम लोगों से भी आगे निकल लोगे। बस कीप प्रैक्टिसिंग और अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आपको स्किल्स भी देगी और रिज़्क भी देगी। ठीक है ना? ये चीज़ याद रखो, जीनियस जो होता है ना, कोई बंदा बोर्न जीनियस नहीं होता। केड़ा बंदा पैदा हुंदा वा ते ओनू फिजिक्स आन लग पैंदी है। आइंस्टाइन पैदा हुआ था तो उसको फिजिक्स आती थी? नहीं थी आती। आइंस्टाइन पैदा हुआ था, उसको केमिस्ट्री आती थी? उसको प्रिज्म का पता था, उसको कलर्स का पता था? ओनू तो ये भी नहीं सीगा पता अंडा कितना वालीदा, जो कि वो मरते दम तक नहीं सही तरह बना पाया। ठीक है, वो भी अंडा हाथ में पकड़ के वॉच वो पानी में डाल देता था। ही वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय। ठीक है ना? लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया है? यस, अंडा हाथ में था और अंडा हाथ दिया हाथ में था। यस, बेसिकली नहीं नहीं, बेसिकली ये है कि जीनियस क्या करता है, आपकी सोसाइटी के जो नॉर्मल नॉर्म्स है उनको छोड़ के कहता है कि भाई जैसे देखो, हम लोग कहते हैं सारे कि भाई सलाम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं, जो कहता है उसको भी मिलती हैं, जो सुनता है उसको भी मिलती हैं, और अगर वो अगला जवाब देता है तो उसकी वजह से दोनों को मिलती हैं। अब अगर मेरे जैसा बंदा जीनियस हो तो वो उठ के खड़ा होकर पता कहेगा, एक ही गल हुई, ये कितना कम करदा वा, मैं तो सिर्फ सुनया, मैं कीता कुछ नहीं, तो मुझे कैसे नेकियां मिल रही हैं? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा हूँ और उनके पीछे जो सवाल मेरे जेहन में आ रहे हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो अगली बार कोई भी बंदा उस टॉपिक का जिक्र करेगा तो मेरे पास ऑलरेडी उसका आंसर होगा एग्जैक्टली exactly। फिर उस बंदे की नज़र में मैं जीनियस लगूँ। तो जीनियस लोग ऐसे बनते हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ के चीज़ों को डिफरेंट व्यूज से देखते हैं, जो कि हाँ आप लोग भी देख सकते हो। आप लोग हमारी बातों को क्यों नहीं चैलेंज करते भाई? मतलब चैलेंज करने का ये मतलब नहीं कि क्लास के दौरान ही रोला पा दो उस्ताद है इतना क्यों बनाया, इतना नहीं सी बनाना, इतना बना। चैलेंज करने का मतलब, चैलेंज करने का नहीं नहीं है ब्रो, हमें खुद आप लोगों से डर लगता है कि आप AK-47 लेके हमारे घर ना आ जाओ। तो चैलेंज करने का मतलब ये है कि भाई आपने लेक्चर ले लिया, आपने उस चीज को प्रॉपर सीख लिया, अब वो आपको आती है। अब आप कहो कि भाई इसको इसी तरह से क्यों बनाना है, इसको नए तरीके से क्यों नहीं बनाना? जब आप उस मेथड को, उन नॉर्मल नॉर्म्स को चैलेंज करने लग जाते हो, तब आप नई चीजें डिस्कवर करते हो, इन्वेंट करते हो, फिर आप लोग जीनियस बनते हो। जब तक आप खुद से चीजें इन्वेंट नहीं कर रहे, एक नॉर्मल मेथड है कि इदो इदा जीटी रोड फड़ ला सीधा लोर आजू, जीटी रोड तो ही जाई जाना, जीटी रोड तो ही जाई जाना, तो वो तो सारे बंदे करते पे फिर आप में और बाकी बंदों में क्या डिफरेंस है? वो 2 मिनट पहले पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे, आप 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे, बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, आप में से वो वाला बंदा लाजमी नोटिस होगा जो कहेगा कि भाई मैं लाहौर जाना अपना रास्ता बना के जाना, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कई गुना घट टाइम लवे तो ज्यादा अच्छा सफर मजा भी देवे। फिर अब क्या होगा, वो बंदा भाई, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बंदा नोटिस होगा और वो सोसाइटी उसको जीनियस कहेगी। तो आप लोग भी जीनियस बनने की कोशिश करो, व्हाई नॉट भाई। मैंने जब मैस्कॉट्स और डूडल स्टार्ट किए थे तो पाकिस्तान में तो आवाम सोचती होती थी कि मैस्कॉट है की आ भाई, इन्ने औखे असी क्यों बनाने, स्केचिंग क्यों सीखनी है, एवं इन्नी डिटेलिंग सीखनी, शैडो सीखनी, लाइटनिंग सीखनी, एक एक चीज़ नोट करना, इंसानों सीखना, जानवरों सीखना, एनाटमी सीखनी, मसल सीखने, बोन सीखनी है, इन्नी मेहनत क्यों करनी है? आवाम ये कहती होती थी। लेकिन आप देखो कैरियर इतना बन गया, अब सारी आवाम उसके पीछे फिर रही है कि भाई ऐसे सीखना होन पैसे। तो ये चीज़ होती है बस। ओके ब्रो, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मैं कल ही आंसर करूँगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो जी जी।